Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning direct and inverse proportion. Okay, आज हम क्या लर्न कर रहे हैं? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. ये आपका चैप्टर है 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का. तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपने डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन को इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था. क्या होता है यहाँ पर? अगर x हो एंड यहाँ पर y हो तो यहाँ पर अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो हम इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं. एंड अगर यहाँ पर x की वैल्यू इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन हो तो हम इसे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है? इफ़ आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x तो y की भी वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज होती है. एंड इफ़ आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x तो y की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज होती है. ओके, तो इसे ही हम यहाँ पर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को फ्रॉम द पॉइंट इंट्रोडक्शन से. ओके, Mohan prepares tea for himself and his sister. He uses 300 milliliters of water, 2 spoons of sugar, 1 spoon of tea leaves and 50 ml of milk. So how much quantity of each item will he need if he has to make a tea for 5 persons? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहने की क्या बात है, एक मोहन नाम का एक लड़का है. ठीक है, वो क्या कर रहा है? अभी चाय बना रहा है. अभी चाय को क्या लगता है? शुगर लगती है, मिल्क पाउडर या तो मिल्क लगता है, वाटर लगता है एंड टी पाउडर लगती है. करेक्ट, ये 4 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं. वो उसने क्या किया? उसके लिए और उसके सिस्टर के लिए वो चाय बना रहा है. ठीक है, अभी उसने चाय तो बना लिया. उसने कितना कितना लिया यहाँ पर? 300 ml ऑफ उसने वाटर लिया है, 2 स्पून्स ऑफ शुगर लिया है, 1 स्पून यहाँ पर उसने चाय पत्ती ली है. देन आफ्टर दैट 50 ml उसने दूध लिया है, मिल्क लिया है. अभी अगर उसे 5 पर्सन के लिए चाय बनानी हो तो वो यहाँ पर इसी इंग्रेडिएंट से बना सकता है? नहीं, वो क्या करेगा? इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर ज़्यादा करेगा. समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखिए, जितना उसने मिल्क या तो मिल्क पाउडर बढ़ा दिया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसको शुगर भी ज़्यादा डालनी पड़ेगी, वाटर भी ज़्यादा डालने पड़ेगा, चाय पत्ती भी ज़्यादा डालनी पड़ेगी. करेक्ट, तो वो किस प्रोपोर्शन में डाला जाता है? यस, वो कैसे पता किया जाता है? उसे ही यहाँ पर हमें लर्न करना है. इफ़ 2 स्टूडेंट्स टेक 20 minutes टू अरेंज चेयर्स फॉर एन असेंबली, देन हाउ मच टाइम वुड 5 स्टूडेंट्स टेक टू डू सेम जॉब? ये थोड़ा सा रिवर्स है. देखिए, यहाँ पर एक क्वांटिटी बढ़ गई तो सभी उसके करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ गई. और सेकंड केस क्या था? क्योंकि यहाँ पर 20 मिनट यहाँ पर लगते हैं 2 बच्चों को अरेंज टू चेयर्स. उनके जो असेंबली हॉल के चेयर्स है उसे अरेंज करने के लिए उनको 20 मिनट्स लगता है. अगर यहाँ पर 2 के जगह पर मैंने अगर 10 बच्चों को कह दिया तो ये 5 मिनट्स के अराउंड लगभग ख़त्म हो जाएगा. मतलब जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. इफ़ आई इंक्रीज दिस स्टूडेंट्स वैल्यू तो टाइम इज विल डिक्रीज. करेक्ट, तो ये क्या हो जाता है? इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल हो गया. तो वी कम अक्रॉस मेनी सच सिचुएशन इन आवर डे टू डे लाइफ वेयर वी नीड टू सी वेरिएशन इन वन क्वांटिटी ब्रिंगिंग इन वेरिएशन इन द अदर क्वांटिटी. तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, इफ द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स परचेज इंक्रीजेज द टोटल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज. More the money deposited in the bank, more is the interest earned. If the speed of the vehicle increase, the time taken to cover the same distance decrease हो जाता है. सही ना? अगर आपके व्हीकल है उसकी स्पीड अगर ज़्यादा हो तो आपको टाइम कम लगेगा आपके डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए. सो फॉर अ गिवन जॉब, देखिए कोई भी आपको एक वर्क है, मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स लेस टाइम विल रिक्वायर्ड. मतलब अगर वहाँ पर वर्कर्स जो है ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर काम ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पर जल्दी हो जाएगा वो काम. करेक्ट, सो ऑब्जर्व दैट चेंज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू चेंज इन द अदर क्वांटिटी. करेक्ट, यस. तो स्टूडेंट्स, how do we find out the quantity of each item needed by Mohan or the time 5 students take to complete the job? To answer the such questions, we now study some concept of variation. हम यहाँ पर वेरिएशन के कुछ कंसेप्ट लर्न करने वाले. तो सबसे पहले है डायरेक्ट प्रोपोर्शन.
ठीक है, चलो, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज 36, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर? यस, इट्स 108। हमने क्या किया, 36 को मल्टीप्लाई किया 3 से, मतलब ये 3 गुना हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 kg और 8 kg ऑफ शुगर, सही ना? तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, उसे मल्टीप्लाई करते हैं दैट वैल्यू से, मतलब 1 kg की जो वैल्यू है उसे हम जितने भी यहाँ पर kg उसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 1 kg यहाँ पर 36 में है, तो 3 kg के लिए 108, 5 kg के लिए 180 लगेगा। उसी के हिसाब से आप यहाँ पर जो आगे वाली वैल्यू है वो भी निकाल सकते हो। कैसे? 36 मल्टीप्लाई बाय 6 निकाला तो आपको यहाँ पर 216 लगे, यहाँ पर कॉस्ट हो जाएगी, करेक्ट? तो 180 प्लस 36 216। देन अगर यहाँ पर 8 kg के लिए अगर हमें कॉस्ट निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, 36 मल्टीप्लाई विथ 8 करेंगे एंड वी गेट द 288। And if I want to find out the price of 10 kg sugar, so what I do, I will do multiply 36 with the 10, I will get 360। तो यहाँ पर मुझे 360 मिल जाएगा। देखिए सभी यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ रही है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये जो कॉस्ट है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या घट रही है, क्या कम हो रही है? क्या नहीं ना, कम नहीं हो रही ना। अगर कम होती तो वहाँ पर लाइन लग जाती, सही ना? तो यहाँ पर जितने जितने यहाँ पर वेट ऑफ शुगर बढ़ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉस्ट भी यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। So observe that as the weight of sugar increases, cost also increases in a such a manner that their ratio remains constant। उनका रेशियो यहाँ पर कांस्टेंट है। कौन सा रेशियो, क्या होता है रेशियो? देखिए 10/36 360 एंड 1/36। देखिए इनका रेशियो क्या सेम है क्या? रेशियो क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है। ये क्या है, यहाँ पर हमने रेशियो लिखा है। अभी इसका अगर शॉर्ट फॉर्म निकाले तो क्या होगा, इफ़ आई डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10, आई विल गेट 10 1 जा 10 एंड 10 36 जा 360। सो 1/36 एंड 1/36, यहाँ पर देखिए ये दोनों भी रेशियो यहाँ पर सेम है। अगर यहाँ पर 5/180 होगा, देखिए 5 1 जा 5 3 जा 15, 5 6 जा, ये भी यहाँ पर 1/36 आ रहा है। मतलब हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि कॉस्ट यहाँ पर अगर इंक्रीज हो रही है तो यह सच मैनर्स में रेशियो भी यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सेम होता है। सो टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज अ कार यूजेज 4 liters ऑफ पेट्रोल टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 60 kilometers। हाउ फार विल इट ट्रैवल यूजिंग 12 liters? द आंसर इज 180 kilometer। हाउ डिड वी कैलकुलेट इट? Since petrol consumed in the second instance is 12 liters, that is 3 times of 4 liters, the distance travel will also be 3 times of 60 kilometers. In other words, when the petrol consumption becomes threefold, the distance travel is also threefold the previous one. Now let the consumption of petrol be x liters and the corresponding distance travel be y kilometers, एंड नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखिए यहाँ पर दिख रहा है एक्स यहाँ पर पेट्रोल इन लीटर्स, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। तो 4 लीटर पेट्रोल में यहाँ पर 60 ज़्यादा है, तो 8 पेट्रोल में कितना जाएगा आपको यहाँ पर बताना है। 12 में अगर 180 जा रहा है तो 15 में कितना होगा, 20 में कितना होगा, 25 में। आप इसका आंसर जो है आसानी से अभी दे सकते हो ना, बिकॉज यहाँ पर इनका रेशियो क्या है, यहाँ पर सेम है। सो 4/60 इज इक्वल टू 8 इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर y है तो यहाँ पर y लिखा, तो कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y को यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 60 आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई विथ 60 अपॉन नीचे 4, 4 1 जा 4 2 जा 6 2 जा, मतलब ये कॉस्ट हो जाती है 120। उसी तरीके से आप यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स वी फाइंड एज द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ y also increases in such a way that the ratio x by y does not change, it remains constant। in this case it is 1/15। check it, आप verify कर दे तो 1/15 ही आपको मिलेगा। so we say that x and y are in the direct proportion if x upon y is equal to k or x is equal to ky। so students in this example 4/16 is equal to 12/180, where 4 and 12 are in the quantities of the petrol consumed in liters and 60 and 180 are the distances in kilometers। so when x and y are in the direct proportion, we can write x1 upon y1 is equal to x2 upon y2,
और यहाँ पर देखिए y1 एंड y2 आर द वैल्यूज ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज x1, x2 और x रिस्पेक्टिवली. The consumption of petrol and the distance traveled by a car is a case of a direct proportion, and similarly the total amount spent and the number of articles purchased is also an example of direct proportion. Think of a few more examples for direct proportion. Check whether Mohan in the initial example will take 750 milliliters of water, 5 spoons of sugar, 2.5 spoons of tea leaves and 125 milliliters of milk to prepare a tea for 5 persons. Let us try to understand further the concept of direct proportion through the following activities. देखिए, thus variables increasing or decreasing together need not always be in direct proportion. Okay, example दिया है physical changes in human beings occur with the time but not necessarily in a predetermined ratio. Changes in the weight and height among individuals are not in any known proportion. देखिए, changes in weight and height among the individuals are not in any known proportion. क्या आप इसका proportion बता सकते हो कि यहाँ पर आपका जो weight है, उसकी जो height है, उसमें जो variation हो रहा है ये proportion में हो सकता है. And there is a no direct relationship or the ratio between the height of a tree and the number of leaves growing on its branches. मतलब यहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता कि एक पेड़ है उसकी हाइट बढ़ रही है एंड उस पेड़ के ऊपर कितने पत्ते हैं, तो वो जो पत्ते ग्रो हो रहे हैं उसकी हाइट है उसमें कोई रिलेशन नहीं होता. तो आप यहाँ पर नहीं तो आप बता सकेंगे नहीं, अगर ये जो ट्री है इसकी अगर हाइट यहाँ पर 2 मीटर्स हो गई तो उस पर 100 पत्ते आ जाएंगे, उसमें 200 पत्ते आ जाएंगे, ऐसे तो नहीं होता. करेक्ट ना, तो इसमें कुछ रिलेशनशिप नहीं है. सो थिंक ऑफ सम मोर सिमिलर एग्जाम्पल्स आल्सो. आप ऐसे इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको पता होंगे. करेक्ट ना. तो स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल है, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लोथ is rupees 210. So tabulate the cost of 2, 4, 10 and 13 meters of cloth of the same type. ठीक है, चलो देखिए यहाँ पर सपोज द लेंथ ऑफ क्लोथ इज AX मीटर्स एंड इट्स कॉस्ट इज Y. सो 2 के यहाँ पर Y2 हमने लिखा, 4 के लिए Y3, 5 के लिए 210, 10 के लिए Y4 एंड 13 के लिए Y5. हम क्या करेंगे 5/210 इसका रेशियो निकालेंगे. ओके, तो 5/210, 5 1 जा 5 4 जा 5 2 जा 1/42 आ गया, मतलब रेशियो तो हमें मिल गया. यस, देखिए x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2. तो x1 की वैल्यू है 5, y1 की वैल्यू है 210, अभी x2 की वैल्यू है 2, हमें y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो y2 यहाँ पर आ जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे, 210 मल्टीप्लाई विथ 2/2 यहाँ पर 5. तो इसे अगर कैलकुलेट करते हैं वी गेट 84. ओके, तो सिमिलरली हम यहाँ पर x3 भी निकाल देते, यहाँ पर y3 भी निकाल देते हैं. तो y3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x3 की वैल्यू आपको 4 इंसर्ट करनी है. तो x1/x2 y1, देखिए x1/y1 इज इक्वल टू x3/y3. अभी यहाँ पर आप x2/y2 भी ले सकते हो. ठीक है, कैन वी यूज x2/y2 इज इक्वल टू x3/y3? येस, वाई नॉट, हम यहाँ पर ले सकते हैं इसे भी. येस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x3 इज इक्वल टू 4 है, देन 5/210 इज इक्वल टू 4/y3. तो y3 की वैल्यू में क्या मिली 168. ठीक है, अभी x4 इज इक्वल टू 10, देन 5/210 इज इक्वल टू 10/y4 और y4 इज इक्वल टू यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई विथ 210/5, 5 1 जा 5 2 जा, इसका ट्वाइस हो जाता है 420. सो वी गेट 420. नाउ x5 यहाँ पर 13. So we find out the value of y5. So 5/210 is equal to 13/y5. y5 की वैल्यू मिलती है 13 मल्टीप्लाई विथ 210/5 जो 546 हो जाता है. ओके, तो 5 1 जा 5 4 जा एंड देन 5 2 जा. ओके, तो यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई विथ 42 वी गेट 546. तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 2 है, एन आर्टिकल पोल, इलेक्ट्रिकल पोल 14 मीटर्स हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 10 मीटर्स. यहाँ पर 10 मीटर्स को क्या करता है, शैडो यहाँ पर कास्ट करता है. सो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री दैट कास्ट अ शैडो ऑफ 15 मीटर्स अंडर सिमिलर कंडीशन. नाउ सॉल्यूशन देखिए, लेट द नंबर ऑफ द ट्री बी x मीटर्स
वी फॉर्म अ टेबल एज शोन बिलो. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पर इन मीटर्स में, हाइट ऑफ द शेडो यहाँ पर मीटर्स में है 14/10 एंड x/15. सो नोट दैट more the height of the object, more will be the light of the shadow. Hence this case the direct proportion यहाँ पर हो जाएगा x1/y1 is equal to x2/y2. So 14/10 is equal to x/15. यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 15 आ जाएगा यहाँ पर. x इज इक्वल टू क्या बनेगा 14/10 मतलब यहाँ पर 5 2 जा 5 3 जा, देखिए 14 मल्टीप्लाई बाई 3/2, 2 1 जा 2 7 जा 7 3 जा 21 एंड वी गेट 21 एज द वैल्यू ऑफ x. इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 21. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है 21 है. सो अल्टरनेटली वी कैन ट्राई राइट x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, मतलब x1/x2 इज इक्वल टू y1/y2. सो यहाँ पर x1 x2 इज इक्वल टू y1 y2, मतलब यहाँ पर देखिए ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे. ठीक है, मतलब 14:x इज इक्वल टू 10:15. ओके, मतलब जितने रेशियो में ये इंक्रीज हो रहा है उतने ही रेशियो में ये भी इंक्रीज हो जाएगा. ओके चलो अभी एग्जाम्पल नंबर 3 है. इफ द वेट ऑफ द 12 शीट्स ऑफ अ थिक पेपर इज 40 grams, हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुल वेट 2.5 kilograms. सोल्यूशन देखिए, लेट द नंबर ऑफ शीट्स which weight 2.5 kg be x and we put the above information in the form of the table as shown below. नंबर ऑफ शीट्स यहाँ पर 12 एंड x है, तो वेट ऑफ द शीट्स यहाँ पर 40 एंड 200 हो जाएगा 2500. सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 grams एंड 2.5 kilograms इज इक्वल टू 500 grams. तो मोर द नंबर्स ऑफ शीट्स द मोर विल बी देयर वेट. सो द नंबर ऑफ द शीट्स एंड द वेट आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. करेक्ट. सो 12/40 इज इक्वल टू x/2500, तो 2500 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में. So we get x is equal to 10 10 get cancel 4 1 जा 4 3 जा 3 multiply with 250 we get 750. तो x की वैल्यू मुझे मिलती है 750. Thus the required number of the sheets of paper is equal to 750 हो जाएगा. अल्टरनेट मेथड क्या है यहाँ पर, द टू क्वांटिटीज x एंड y विच वैरी इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन हैव द रिलेशन x इज इक्वल टू के वाई और x/y इज इक्वल टू के. तो नंबर ऑफ शीट्स अपॉन वेट ऑफ द शीट्स इन ग्राम्स 12/40, मतलब यहाँ पर 3/10 हो जाएगा. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर k की वैल्यू निकाल रहे हैं. जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि x यहाँ पर क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है y से. तो यहाँ पर ये सिंबल हटाने के लिए हम यहाँ पर इक्वलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन वैल्यू से. तो x यहाँ पर इक्वल टू k मल्टीप्लाई विथ y यहाँ पर हो जाएगा. करेक्ट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x k की वैल्यू क्या बन जाती है, k इज इक्वल टू x/y. सो k की वैल्यू आप यहाँ पर निकाल सकते हैं जो कांस्टेंट यहाँ पर है यहाँ पर x एंड y में, तो आप उसे निकाल सकते हैं. तो k की वैल्यू यहाँ पर 3/10 हो जाती है, तो उसे इंसर्ट करिए एंड यू गेट द आंसर 750. ओके, सो द 750 शीट्स ऑफ द पेपर विल वेट 2.5 kg. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4. A train is moving at a uniform speed of 75 km/h. How far will it travel in 20 minutes? Find the time required to cover a distance of 250 kilometers. ठीक है. Solution देखिए, let the distance travel in kilometers in 20 minutes be x and the time taken in minutes to cover 250 kilometers be y. आपको ऑलरेडी पता है कि 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes होता है, सही ना. हाँ यस. तो डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ पर हो जाता है 75 x एंड 250. टाइम टेकन इन मिनट 60 20 एंड y. क्या करना है 75/60 इज इक्वल टू x/20. एज दिस वैल्यू इंक्रीज, ये भी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो ये भी इंक्रीज हो जाती है, ये भी इंक्रीज हो जाए, मतलब इनका दिस ऑल द वैल्यूज आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या होगा 75 मल्टीप्लाई विथ 20/60. 0 0 गेट कैंसल, 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 2 जा एंड देन 5 जा, मतलब 25 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है. आइए इसे वेरीफाई कर लेते हैं. स्टेप वाइज कैसे सॉल्व करना है वो भी हम यहाँ पर समझ के लेते हैं. सो सिंस द स्पीड इज यूनिफॉर्म देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. सो वी हैव 75/60 इज इक्वल टू x/20. तो 75/60 मल्टीप्लाई विथ 20 वी गेट x. तो x इज इक्वल टू हमें मिलता है 25. So the train will cover a distance of 25 kilometers in 20 minutes. Also 75/60 is equal to 250/y.
सो y इज इक्वल टू वी गेट 250 मल्टीप्लाई विद 60/75, जो यहाँ पर 200 मिनट्स और 3 hours 20 minutes हो जाता है. ओके, सो देयरफॉर 3 hours 20 minutes विल बी रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 kilometers. Alternately, when x is known, then one can determine y from the relation x/20 is equal to 250/y. You know that a map is miniature representation of a very large region. A scale is usually given at the bottom of the map. The scale shows the relationship between actual length and the length represented on the map. The scale of the map is thus the ratio of the distance between 2 points on the map to the actual distance between 2 points on the large region. देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आपको पता है, जो आपने मैप देखा होता है, अगर आप वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर स्केल भी होता है, करेक्ट. एक स्केल दिया होता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स या तो 1000 किलोमीटर्स, जैसे एज पर द यहाँ पर रेशियो है. ओके, तो स्टूडेंट्स मतलब ये भी यहाँ पर हमें जो कंसेप्ट है, यहाँ पर जो डायरेक्ट प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन की कंसेप्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट 8 किलोमीटर्स एक्चुअली डिस्टेंस, that is the scale is 1 centimeter as to 8 kilometers और 1 as to 800,000 सेंटीमीटर में आप 8 किलोमीटर को लिख सकते हो. ओके, सो देन 2 सेंटीमीटर ऑन द सेम मैप विल रिप्रेजेंट 16 किलोमीटर्स. हेंस वी कैन से दैट स्केल ऑफ मैप इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. ओके, so example number 5 है, the scale of a map is given as 1 as to 300,000. Two cities are 4 centimeter apart on the map. Find the actual distance between them. Okay, आपको पता है कि इसे कैसे लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 3 multiply with 10 to the power 7 लिखेंगे. So we get 1/3 multiply with 10 to the power 7 is equal to x/y. वैल्यू इंसर्ट करिए, x की 4. सो यहाँ पर 4 आ गया, y गया यहाँ पर ऊपर आता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई. सो 4 3 12, तो 12 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 7 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा. ओके, अगर इसे मुझे अगेन किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आंसर मिल जाता है 1200 किलोमीटर्स. ओके, हाउ मेनी, इट्स 1200 किलोमीटर्स. दस द टू सिटीज विच आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप आर एक्चुअली 1020 किलोमीटर्स फ्रॉम ईच अदर. ओके, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही आज का लेक्चर नंबर 1 हम यहाँ पर ही एंड करते हैं. तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या कंसेप्ट लर्न किया, आज हमने देखा डायरेक्ट प्रपोर्शन. ओके, अगर एक कोई भी क्वांटिटी है, अगर वो इंक्रीज हो रही है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अनदर क्वांटिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है. वहाँ पर उनका रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें लर्न करना है इनवर्स प्रपोर्शन. तो ठीक है, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.